सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 9वीं का पाठ जो चंद्र गहना के से लौटती बेर। और इस पाठ के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इसके आज अंतिम भाग का हम अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने केदारनाथ जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना। उसके साथ साथ हमने जो खेत की मेड़ पर बैठ कर के कवि ने जिस प्रकार का सुरम्य दृश्य देखा, उसका अद्भुत चित्रण उन्होंने इस कविता में किया, उन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। चाहे वो क्या कहते हैं उसको, चने का वर्णन हो, सरसों का वर्णन हो या अन्य किसी का वर्णन हो, बहुत ही सुंदर और मानवीकरण रूप देते हुए कवि ने किया है। अब आज आगे हम पढ़ते हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़। तो वहां पर बैठे हुए कवि क्या देख रहे हैं कि जहां पर बंजर भूमि, बांझ का मतलब होता है बंजर, उस बंजर भूमि पर कुछ रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। रीवा का मतलब, रीवा के पेड़ होते हैं कटीले पेड़ जिसमें झाड़ियां काटे और इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं, कांटेदार और कुरूप खड़े हुए हैं। कांटेदार है और देखने में भी सुंदर दिखाई नहीं देते। तो ऐसे पेड़ कहां पर खड़े हुए हैं? बंजर भूमि पर जो उपजाऊ नहीं है, ऐसी भूमि पर वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और पास में क्या दिखाई दे रहा है? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर। और पास में ही धीरे मीठा मीठा मधुर स्वर, तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसका स्वर टे टे टे, इस तरह की शब्दावली उन्होंने प्रयोग स्वर का भी प्रयोग किया है। तो उसके पास में ही, उस कांटेदार वृक्षों के पास में ही, रीवा के वृक्षों के पास में ही तोते का मधुर स्वर टे 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 सुनाई पड़ रहा है, जो कि काफी आनंदित कर रहा है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता। और उसी के पास में उस वन की स्थली, वन का स्थान, उस वन की स्थली का हृदय चीरता हुआ उठता और गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो, सारस पक्षी का स्वर टिटो टिटो भी वहां पर सुनाई पड़ रहा है। तो क्या क्या सुनाई पड़ रहा है? एक तो सुग्गे का टे 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 स्वर सुनाई पड़ रहा है और सारस का स्वर भी सुनाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के काफी सुरम्य वातावरण है और उसमें पक्षियों की चहचहाट मन को और भी आनंदित करने वाली है। इस प्रकार कवि का मन विभोर हो रहा है। मन होता है उड़ जाऊं, और ऐसा मन करता है कवि का भी, उनको दृश्यों को देख करके ऐसा मन करता है कि मैं भी उड़ जाऊं अगर मेरे पंख होते तो। पर फैलाए सारस के संग, पर का मतलब पंख, तो पंख फैला करके इस सारस पक्षी के साथ मैं भी उड़ जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। क्योंकि उनका दृश्य जब देखते हैं कवि तो इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि काश मेरे भी पंख होते और मैं भी इन पक्षियों के साथ, इन सारस पक्षी के साथ मैं भी उड़ता और आकाश में विचरण करके और स्वच्छंद रूप से संपूर्ण आकाश में विचरण करता। ऐसा अद्भुत कल्पना कवि कर रहा है। जहां जुगल, सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है और जहां पर इन सारस पक्षियों की जो जुगल जोड़ी अर्थात जो पति पत्नी की जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, उस हरे खेत में जाकर के मैं इनकी सच्ची प्रेम की कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और चुपके चुपके इनकी प्रेम कहानी को सुन लूं। कब? क्या कामना, कवि क्या कल्पना करता है कि काश मेरे भी पंख होते और मैं भी इनके साथ उड़ता और उड़ करके इनकी जो जुगल जोड़ी जहां पर रहती है वहां जाकर इनकी प्रेम कहानी को सुन लेता, चुपचाप सुन लेता। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी कल्पना है, ऐसा कवि कहते हैं। तो क्या है कि आसपास रीवा के वृक्ष आपको बताए थे कि इस प्रकार कटीले झाड़ियों की अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में भी रीवा के वृक्ष का चित्र दे रखा है। उस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि रीवा के वृक्ष कैसे होते हैं, कुरूप और कांटेदार होते हैं। और उन कांटेदार और कुरूप वृक्ष कहां पर उगते हैं? जहां बंजर भूमि होती है वहां उग रहे हैं। और पास ही में ही सुग्गे का स्वर भी सुनाई पड़ रहा है टे टे टे, और उठता गिरता मतलब कभी तेज आवाज में कभी धीमी आवाज में, इस प्रकार सारस पक्षी का भी स्वर सुनाई पड़ रहा है जो इस वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ सा नजर आ रहा है। मन होता है कवि का इस प्रकार का सुरम्य दृश्य देख करके ऐसा मन होता है कि काश उसके भी पंख होते और वह भी इनके साथ उड़ जाता, ऐसा कवि मानता है। तो ये इसकी व्याख्या है। हमने पूरा पाठ देखा
पाठ में हमको ये बात स्पष्ट होगी कि इसकी भाषा सरल और सुबोध है, इसलिए अर्थ में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काफी सीधा और सरल अर्थ है, सहजता से हमको समझ में आ जाता है और हमको समझना भी चाहिए। अब रही बात प्रसंग और व्याख्या की, तो वो तो मैंने अभी बताई थी सभी पद्यांशों में, तो इसमें भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको पुनः ध्यान आ जाए। बार बार इसलिए बताता हूं हर पद्यांश में ताकि हमारे अभ्यास में आ जाए कि हमको प्रसंग किस प्रकार लिखना है, फिर हमारे कोई कमी नहीं रही। तो प्रसंग बार बार देखने पर हमको स्पष्ट हो जाता है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित, इनको इस तरह एक उदाहरण में ले लेंगे, द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर, इस तरह लिख दिया, नामक पाठ से अवतरित है। इसमें कवि ने प्रकृति के सुरम्य दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, यह इस प्रकार व्याख्या हो गई है, प्रसंग हो गया है। अब व्याख्या अभी बताई थी उस प्रकार लिखनी है व्याख्या तो, और विशेष के अंदर हम विशेष इधर लिख देता हूं मैं, विशेष में वही बातें आएगी, खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, इसके अलावा अनुप्रास, अलंकार, बिंबात्मक या चित्रात्मक शैली। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारी जो पाठ है चंद्र गहना से लौटती बेर, केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा रचित, इस पाठ का आज समापन होता है। और अब हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, तो इसलिए अगला पाठ प्रारंभ हो उसकी सूचना आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।